मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव उड़ीसा और लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं जो हमेशा आपको आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने मित्रों को शेयर करें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ पाणिग्राही जी। पाणिग्राही जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। और अभी उड़ीसा के दौरे में भी थे, 1 2 3 4 दिन। तो आज पाणिग्राही साहब पहले शुरू करेंगे अपन उड़ीसा से और दूसरे सेकंड में लेंगे पश्चिम बंगाल को। और मैं आपको व्यूअर्स को बता दूं कि ये कोई एग्जैक्ट पोल प्री पोल नहीं है, ये जगन्नाथ पाणिग्राही जी और मेरा एक चुनाव पे विश्लेषण है। और वो विश्लेषण है और कोई एग्जैक्ट पोल प्री पोल नहीं है, आपको बता दूं। तो जगन्नाथ पाणिग्राही साहब, मेरा जो आकलन है, मेरा जो विश्लेषण है, उड़ीसा में अभी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो रहा है। पिछले 3 चुनाव से वैसे ही हो रहा है। 14 में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, 19 में भी, 7 में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो मैं सबसे पहले जो 14 के लोकसभा चुनाव था उड़ीसा में है 21 सीट। तो 14 के लोकसभा चुनाव में अपन बीजेपी को मिला था 1 सीट, बीजेडी को मिला था 20 सीट, और वोट परसेंटेज जो था वो 10% के अंतर था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1 सीट मिला था और लगभग 30% वोट मिला था 14 में, और बीजेडी को लगभग 32% वोट मिला था। वही ग्राफ अचानक बढ़ जाता है 19 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में उड़ीसा के 21 सीट में बीजेपी 19 में जीतती है 8 सीट, और बीजेडी 12 सीट। वोट परसेंट जो है उड़ीसा में 19 के लोकसभा चुनाव में वो 38% वोट मिलती है बीजेपी को, और 42% वोट मिलती है बीजेडी को, और कुछ 4-5% वोट मिलती है कांग्रेस को। कांग्रेस 1 सीट जीतती है। तो ये 8 बीजेपी, 12 बीजेडी, 1 कांग्रेस। अब वोट परसेंट में के जो ग्राफ है 14 के चुनाव से अचानक बढ़ जाती है। मोदी की लोकप्रियता और उड़ीसा में बीजेडी के एक विकल्प के रूप में उभरना बीजेपी के। लेकिन विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को मिलती है 23 सीट, और बीजेडी को 112, कांग्रेस 109। और वोट परसेंट है वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 32% और बीजेडी के 42% और 4-5-6% कांग्रेस को मिलती है। तो मेरा एक कभी विश्लेषण है कि अभी विधानसभा जो चुनाव हो रहा है, पिछले 2 चुनाव में उड़ीसा के लोगों में एक विकल्प के रूप में बीजेपी को स्वीकार नहीं कर पाया था, और कांग्रेस भी कुछ जिंदा थी वहां पे और कुछ सीट मिल रही थी लगातार। 14 में तो उसको 16 सीट मिल गया था, बीजेपी को 10 सीट मिला था, 19 में 9 सीट मिला था। तो अभी उड़ीसा के जनता एक विकल्प के रूप में बीजेपी को स्वीकार कर चुका है। उसमें 2-3 कारण हैं कि नवीन पटनायक बीजेडी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है उड़ीसा में। दूसरा, जो वहां 23% जो आदिवासी मतदाता हैं अपने, वो राष्ट्रपति बनना मैडम द्रौपदी मुर्मू का और एक विकल्प के रूप में भाजपा को स्वीकार करना, और मोदी जी के जो योजनाएं हैं, चाहे राम मंदिर का हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, औद्योगिकरण का हो, किसान सम्मान निधि हो, और जो भी योजनाएं हैं जो 36
37 योजनाएं हैं, उसका प्रभाव भी है। तो पाणिग्राही साहब, मेरे को अभी अनुमान है कि लोकसभा चुनाव में उड़ीसा के 21 में कम से कम 15 और अधिक से अधिक 17 सीट बीजेपी को मिल रहा है। और विधानसभा चुनाव में वहां की जनता ने स्वीकार कर लिया है भाजपा को एक विकल्प के रूप में। तो 147 में कम से कम 78 से 80 सीट बीजेपी को मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, बताएंगे पाणिग्राही साहब? धन्यराम जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपका एनालिसिस बिल्कुल ही फैक्ट है। मैं अभी उड़ीसा में विगत 8 दिन से प्रवास कर रहा हूं। मैं कोरापुट, नौरंगपुर और कलाहंडी जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अभी लगातार लोकसभा और विधानसभाओं में घूम रहा था। वहां जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थिति स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ उड़ीसा में सरकार बना रही है और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी तो भी आश्चर्य नहीं होगा। उसके पीछे कुछ कारण है, उड़ीसा के कुछ मुद्दे हैं उड़ीसा में जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में क्लीन स्वीप 21 का 21 हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं करना होगा और विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं उड़ीसा में 1986 से विभिन्न चुनावों में प्रवास करता रहा हूं और उड़ीसा के लगभग सभी क्षेत्रों में मेरा प्रवास होता रहा है और मैं उड़ीसा से वाकिफ हूं। जब भारतीय जनता पार्टी को लोग साइन बोर्ड का पार्टी कहते थे, वहां केवल एक साइन बोर्ड है, कोई वोटर नहीं है, इस टाइप की पार्टी कहते थे, तब से मैं उड़ीसा जा रहा हूं और उड़ीसा की परिस्थितियों से मैं पूरी तरह से भीगे हूं। उड़ीसा में आज जो परिस्थिति है वो है मोदी जी की लोकप्रियता जो पूरे देश में है, वो उड़ीसा में भी है, उसको कोई नकार नहीं सकता। मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है उड़ीसा में। नंबर 2, एक स्वाभिमान जगह है उड़ीसा का कि उड़ीसा की एक आदिवासी बेटी जो गरीब घर को बिलोंग करती है, जो गरीबी में पढ़ी लिखी है और उड़ीसा के सामाजिक ताने बाने को जो समझती है, ऐसी एक बेटी महामहिम के पद पर, देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है। ये स्वाभिमान जो उड़ीसा में जगह है और उनको ये लगता है कि उड़ीसा का ये स्वाभिमान भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने हमको दिलाया है, बीजेपी ने हमको दिलाया है, इसलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि बीजेपी को भी हम सम्मान दें। एक भाव जगह है। वहां 23% से कुछ ज्यादा आदिवासी हैं, 24 और 23 के बीच में हैं। आदिवासियों का एक तरफा मानना है कि जिन लोगों ने हमारे आदिवासी समाज को उड़ीसा का इतना मान और सम्मान दिया है, आज देश के सर्वोच्च पद पर हम बैठे हैं, तो उस पार्टी को हम आज सम्मान देंगे और पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। मैं तो कल तक कलाहंडी में था, जो उड़ीसा का सबसे चर्चित जिला रहा है, प्रॉपर पटनागढ़ में रहा कल में, तो निश्चित रूप से वहां एक तरफा 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है कलाहंडी लोकसभा की। मालविका देवी जी वहां के लोकसभा प्रत्याशी हैं। वो काफी वोटों के अंतर से, लाखों वोटों के अंतर से वहां लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। इसी तरह नौरंगपुर भी, कोरापुट भी जीत रहे हैं जो आज चुनाव हो रहे हैं। इधर लोकसभा चुनावों में काफी संख्या में बढ़ रहे हैं और विधानसभा में भी बढ़ रहे हैं। उसका एक कारण आपने जो कहा कि नवीन पटनायक की लोकप्रियता घटी है, नवीन पटनायक की लोकप्रियता के साथ साथ उड़ीसा वासियों को एक बात और खल रहा है कि नवीन पटनायक के बाद कौन बीजेडी में, तो उसमें जो पांड्यान है, एक एक्स IAS जो IAS रहा, सचिव रहा, और नवीन पटनायक का सारा काम वो करता है। वहां नवीन पटनायक कुछ नहीं करते। नवीन पटनायक के पर्दे के पीछे पांड्यान करता था, लेकिन वो अब पर्दे से बाहर आ गया है। अब पांड्यान नौकरी छोड़ के IAS से रिटायरमेंट ले लिया, BRS, और बीजेडी ज्वाइन कर लिया और सारा काम वो करता है। उड़ीसा वासियों को लगता है कि तमिलनाडु का आया हुआ एक पांड्यान हमारे उड़ीसा में हमारा नीति निर्धारण करता है, आज वो हमको हमारे ऊपर राज करता है। ये एक टीस है उड़ीसा वासियों में पांड्यान के विरुद्ध में, इसलिए बीजेडी के प्रति उनके मन में घोर वितृष्णा जगह है। आज बीजेडी के प्रति उनके मन में जो भाव है वो ये है कि बीजेडी तो बिल्कुल पांड्यान की पार्टी बन गई है। और केवल उड़ीसा के लोगों के मन में नहीं, बीजू जनता दल के वर्कर, बीजू जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं,
और बीजू जनता दल के जो नेता हैं उनको भी लगने लगा है, बीजू जनता दल के नेताओं को लगता है कि हम नवीन पटनायक को मानते थे, उनके पिताजी बीजू पटनायक हमारे लिए आदर्श थे, पर अब जो पांड्यान हमारे ऊपर राज करता है उसके इशारे से टिकट बढ़ती है, उसके इशारे से कौन विधानसभा लड़ेगा कौन लोकसभा लड़ेगा तय होता है, उसके इशारे पर सारी योजनाएं संचालित होती हैं। और वहां की माताएं सबसे ज्यादा इस बात से दुखी हैं कि पांड्यान अगर आ रहा है तो पांड्यान के दर्शन करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को अनिवार्यतः उपस्थित होना पड़ता है। जहां पांड्यान की सभा हो या पांड्यान जिस क्षेत्र में आता है वहां सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आते हैं, नहीं तो ये कहा जाता है कि तुम्हारा जो योजना है वो कटौती कर दिया जाए। इस भय से रहते हैं। मैंने कई सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों से संपर्क किया, उनसे चर्चा किया, वो कहती हैं दुखी मन से कि हम मजबूरी से आते हैं, खड़े हैं, पांड्यान का दर्शन करते हैं। एक बात ये, और सबसे बड़ी बात धनीराम जी, जो उड़ीसा के जनमन को आंदोलित करता है वो है भगवान जगन्नाथ का मामला। भगवान जगन्नाथ वहां एक एक व्यक्ति के हृदय में बसे हुए हैं। जय जगन्नाथ वहां का उद्घोष है, और जगन्नाथ के प्रति जो आकर्षण है वो रथ यात्रा के माध्यम से हम देखते हैं, पुरी के प्रति श्रद्धा हम देखते हैं। वहां का रत्न भंडार, वहां का जो रत्न भंडार है उसका चाबी गुम गया है। आप कल्पना करें कि जिसका जन जन के हृदय में जो बात बसा हो उसका रत्न भंडार, वहां माना जाता है उड़ीसा में कि रत्न भंडार के रत्नों से भगवान को सुसज्जित किया जाता है। विभिन्न उत्सवों में रत्न भंडार से रत्न निकाले जाते हैं और भगवान जगन्नाथ को, बलभद्र को और सुभद्रा को उससे सुसज्जित किया जाता है। विभिन्न अवसरों में विभिन्न उनके अलंकार है, हर उत्सव का अलग अलग अलंकार है और सारे रत्न भंडार में भरे हैं। कितने राशि होंगे और कितने स्वर्ण और आभूषण होंगे उसकी कोई तुलना नहीं है। उसकी चाबी गुम गई है, और केवल गुम ही नहीं, ये हाई कोर्ट गया, ये सुप्रीम कोर्ट गया, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने बात रखी वो और आश्चर्यचकित। सरकार कहती है हमको डुप्लीकेट मिल गया है। उड़ीसा की जनता पूछती है डुप्लीकेट मिला तो ओरिजिनल कहाँ है? और ओरिजिनल जिसके पास है डुप्लीकेट तो वही बना पाएगा, ओरिजिनल से ही डुप्लीकेट बनता है। ओरिजिनल कहाँ है? डुप्लीकेट कैसे मिला? और ये जो आस्था पर आघात हुआ है, और सबका नजर पांड्यान के ऊपर है कि ये जो आस्था के ऊपर आघात हुआ है उड़ीसा वासियों को आंदोलित कर रहा है, और इसलिए उड़ीसा में क्लीन स्वीप जो हो रहा है उसका कारण ये है। और कांग्रेस पूरी तरह समाप्त है वहां। कांग्रेस नाम का कोई चीज नहीं है, कांग्रेस में कोई कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस में कोई मतदाता नहीं है। हाँ, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, 2-4 भक्त चरण दास जैसे लोग जो कलाहंडी के क्षेत्र में ही केवल दिखते हैं, उड़ीसा में दिखते नहीं। और इस प्रकार के नेता 2-4 कांग्रेस में बचे हुए हैं, ना मतदाता है ना कार्यकर्ता है कांग्रेस के पास। बीजू जनता दल में जो कार्यकर्ता है, जो गांव को हैंडल करते हैं, उन कार्यकर्ताओं के प्रति भी ग्रामीणों में आक्रोश है। और उन कार्यकर्ताओं के प्रति आक्रोश का कारण है कि वो गांव को डोमिनेट करना चाहते हैं, और करप्शन में इतना ज्यादा डूबे हुए हैं बीजू जनता दल के कार्यकर्ता, गांव के व्यक्ति उसको देखते हैं। यहां तक कि शौचालय निर्माण जो हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाया, उस शौचालय का ठेका भी उस गांव का किसी बीजू जनता दल का कार्यकर्ता को मिलेगा। और वो लोग तो ये कहते हैं कि शौचालय भी खा गए बीजू जनता दल के। इस प्रकार करप्शन के मामले में बीजू जनता दल के वर्कर कटघरे में खड़े हैं। पांड्यान के कारण आक्रोश है, रत्न भंडार के कारण आस्था पर चोट लगा है। एक तरफ आस्था का केंद्र राम मंदिर का उफान है, और उसी तरह राम मंदिर के बराबर आस्था जगन्नाथ जी पर उड़ीसा वालों का है। उसके रत्न भंडार का चाबी खो जाना और वो चाबी नहीं मिलना, डुप्लीकेट चाबी की बात करना, इन सारे तथ्यों से बीजू जनता दल पूरी तरह बैकफुट पर है, फ्रंट फुट पर आ ही नहीं पा रही है। और अगर क्लीन स्वीप आप कहते हैं 15 से 17, मैं कहता हूं 21 का 21 भी भारतीय जनता पार्टी जीते तो देशवासियों को आश्चर्य नहीं करना। बिल्कुल, और दूसरी बात, सरकार हमारी स्पष्ट बहुमत के साथ वहां भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अच्छा पाणिग्राही जी, एक चीज बोलते हैं कि पांड्यान को अघोषित रूप से नवीन पटनायक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, ऐसे बताते हैं। निश्चित इसी का आक्रोश है। लोग ये समझ रहे हैं कि ये पांड्यान ही उत्तराधिकारी है, और पांड्यान ही आज के तारीख में उत्तराधिकारी वो होता है जो उसका सारा काम करता है। नवीन पटनायक जी तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अब दूसरी बात, नवीन पटनायक जी को उड़िया भाषा आती ही नहीं है। नवीन पटनायक जी उड़िया नहीं बोल पाते।
नवीन तक पटनायक जी मुझे समझ नहीं पाते अभी इसलिए। तक और पांड्यान तमिलनाडु का व्यक्ति, उसको उड़ीसा की कल्चर, उड़ीसा की राजनीति, उड़ीसा के भाषा, उड़ीसा की व्यवहार, उड़ीसा के तीज त्योहार, उड़ीसा के खान पान, इससे बिल्कुल दूर रहा है। और इसी तरह नवीन पटनायक जी विदेश में रहे हैं और उनको भी नहीं आता, इसलिए सारे मामले एक साथ जुटे हैं। और इस बार बीजू जनता दल पूरी तरह समाप्ति की ओर है और भारतीय जनता पार्टी का उफान है। आप वोट परसेंट देखिएगा, 50% से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में मिलने वाली, 50% से। और बाकी वोट को कांग्रेस कुछ वोट लेगी और बीजू जनता दल कुछ वोट लेगी। पर बीजेपी इस बार 50% को क्रॉस करेगी तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उड़ीसा में लोग कहते हैं अंडर करंट, मैं कहता हूं अंडर करंट नहीं, बाहरी करंट भी दिख रहा है लोगों को दिखने लगा है गाँव में। आप जिस गाँव में जाओगे लोग एकदम उत्साह के साथ आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता जाता है तो उसके प्रति एक उत्साह और उसके प्रति एक सम्मान का भाव गांव के लोगों में दिखने लगा। कि नवीन पटनायक तो जनसभा भी नहीं कर पा रहा है शायद। नवीन पटनायक जी अब उम्र भी ज्यादा हो गया है और स्वास्थ्यगत कारणों से भी वो अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए नवीन पटनायक जी सीधा नहीं करते, बल्कि अब तो एक चर्चा का विषय बना है कि वो भाषण भी नहीं करते, डब किया हुआ कैसेट सुनाया जाता है सभा में उनके बारे में। ये लोगों का मानना है, लोग इस प्रकार की बातें। हाँ हाँ, तो ये बात, इससे आप भी सहमत हैं कि बीजेपी को मैं जो लोकसभा में 17 सीट बोल रहा हूं और विधानसभा में स्पष्ट बहुमत चाहे 78 हो, 80 हो, 85 हो, इससे आप भी सहमत हैं? निश्चित रूप से 100% सहमत हूं। जी जी जी, तो आप तो ग्राउंड में भी रह के आए हैं, मैं तो बात करता हूँ वहां के लोगों से, संबलपुर बरगढ़ के लोगों से। तो एक चीज अपन बंगाल के बारे में चर्चा करते हैं पानीग्राही साहब। बंगाल में 14 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 42 में बीजेपी को मात्र 2% वोट मिला था और टीएमसी को 34 सीट मिला था। और नहीं नहीं नहीं, इसमें बीजेपी को 1 सीट मिला था और माने माने टीएमसी को 34 सीट मिला था। वोट परसेंट था बंगाल में 14 के चुनाव में 40% वोट मिला था भाजपा टीएमसी को, और भाजपा को मात्र 17% वोट मिला था, 2 सीट। और वही जो 19 के लोकसभा चुनाव में ग्राफ बढ़ जाता है, मोदी जी के लोकप्रियता और सब विकल्प के रूप में एक स्वीकार करना, और भाजपा की जो सीट हो जाती है 18, वोट परसेंट हो जाती है 40, और टीएमसी की सीट हो जाती है 23 और वोट परसेंट रहती है मात्र 2% का अंतर रहता है। ये 19 की लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस को मात्र 1 सुधीर रंजन चौधरी को मिलता है, तो वो मात्र गैप जो है 2% का रहता है। और जो उसके पहले वामपंथी वहां विकल्प थे, विपक्ष में थे, वो विधानसभा चुनाव में 77 सीट बीजेपी को मिल जाता है, और वही 40 और 42 का अंतर, 40% बीजेपी, 42% टीएमसी, और मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ जाती है। तो आज तो मोदी जी के लोकप्रियता और मोदी जी के योजनाएं और भाजपा के प्रति बंगाल के लोगों का जुड़ाव और ममता बनर्जी का जो हिडन एजेंडा, माने एक सनातनियों को परेशान करना, उनके नवरात्र के समय उनके माने उसके ये निकालने मत देना, ये सब चीजें हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, प्रतिबंध लगाना, ये सब चीज। तो आज तो बंगाल की स्थिति ये है कि मेरा अनुमान है कि टीएमसी को 40% वोट मिलेगा और लोकसभा में, और बीजेपी को कम से कम 46% वोट मिलेगा, और जो 42 सीट है उसमें कम से कम 28 सीट बीजेपी को मिलेगा। और तृणमूल कांग्रेस जो है, कांग्रेस के तो सफाया हो जाएगी। टीएमसी को माने 14 सीट, 12 से 14 सीट मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है, बताएं।
देखिए, पश्चिम बंगाल इस बार पूरे देश को संदेश दे रहा है। संदेश खाली का संदेश पूरे देश में बिल्कुल प्रसारित हुआ है। संदेश खाली में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ और इतना घृणित कृत्य जो टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा किया गया, सुन करके शर्म भी शर्मसार हो जाती है, लज्जा को भी लज्जा आने लगती है। इतनी बड़ी दुष्कर्म करने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता जिस प्रांत में हो, उस प्रांत की जनता टीएमसी को वोट कैसे देगी, ये जरा भारत के हर वर्ग के लोग सोचने के लिए विवश हो गए हैं। टीएमसी के पिछड़ने का जो कारण है वो केवल संदेश खाली ही नहीं है। ऐसे संदेश खाली तो एक जगह जो उजागर हो गया, ऐसे हर जगह टीएमसी के कार्यकर्ता महिला उत्पीड़न में, गरीबों को धमकाने में, कटमनी लेने में, हर योजनाओं में जो हितग्राही हैं, उन हितग्राहियों से जैसे हफ्ता वसूली करते हैं गुंडे मवाली माफिया, उस टाइप के टीएमसी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में हर योजना में टैक्स वसूल करते हैं, जाकर के उनसे लेते हैं। कोई भी योजना का लाभ मिला तो उसका कुछ कटमनी उनको देना पड़ेगा, नहीं तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इससे बंगाल की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और संदेश खाली ने आग में घी डालने का काम किया है। इससे पूरी तरह से पीड़ित पश्चिम बंगाल की जनता आशा भरी नजरों से भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है और वो ये जानती है कि अगर ममता के गुंडा राज से, ममता के आतंक से, ममता के निर्ममता से अगर कोई उनको उबार सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और जिसको हमने पिछले चुनाव में देखा, विधानसभा में लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ गई। भाई हम 4-5 सीट में थे और हम 77 सीट तक पहुंचे, तो पिछड़ कैसे गए? लोग कहते हैं 4 सीट वाला सरकार बना लेगा। हाँ, सरकार बनाने की स्थिति लोगों के मनोबल से लगता था, लेकिन 4 से 77 का छलांग बहुत बड़ा होता है भाई, इसको नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। और लोकसभा में तो हम 18 सीट पर आ गए, बिल्कुल बराबर में आ गए। 22 सीट उसकी और 18 सीट हमारी। 2 सीट पे कांग्रेस रह गई थी। आज जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हर हालत में 25 से 30, आपने जो 28 कहा है बिल्कुल बीच का कैलकुलेशन है आपका, किसी भी हालत में 25 से कम नहीं होगी भाजपा की लोकसभा सीट और 30 से ऊपर भी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है, वहां कांग्रेस तो रहेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जिन्होंने वर्षों राज किया वो दोनों पूरी तरह से गायब है पिक्चर से। ममता बनर्जी की पार्टी गुंडा और मवाली और बूथ कैप्चरिंग और इन विभिन्न मुद्दों में जो सीटें जीतती थी, वो इस बार जो हमारे सेंट्रल के फोर्सेस वहां लगी हुई हैं, उनके कारण उनका वो वोट कैप्चरिंग भी नहीं हो पाएगा, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। और उनका बौखलाहट इस बात से दिखता है कि बंगाल के लोगों की गुस्सा को ममता भी समझ रही है। अभी अभी उनने जो अपने भतीजे को उत्तराधिकारी से हटाया, पदों से उसको बर्खास्त किया, ये संदेश है कि उनके और उनके परिवार के प्रति जो आक्रोश है उसको वो कम करना चाहती है, इसलिए भतीजे को अपने उत्तराधिकारी से हटाया। पदों से हटाने की एक निर्णय लेने का, लोगों को दिखाने का एक ढौकोसला किया, पर पश्चिम बंगाल की जनता इन सारी बातों को समझ रही है और इस बार लोकसभा में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप में लोगों के बीच में, लोगों के एक पसंद के रूप में उभरी है और भारतीय जनता पार्टी 30 सीट तक तो जाएगी ही, 25 से 30 सीट तो हर हालत में प्राप्त करेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा पानीग्राही जी, मैं एक चीज बताऊं, संदेश खाली के संदेश जो आपने कहा, तो जो माफिया डॉन शाहजहां जो टीएमसी के नेता है, शाहजहां शेख, हाँ, ये शाहजहां शेख जो है ये दाऊद इब्राहिम से कम नहीं है और उसका आतंक पिछले 15 साल से चल रहा है। और ये अभी जो उजागर हुआ कि कम से कम ये आरोप है कि 2000 महिलाओं का शारीरिक शोषण किया है और उसका आतंक था, स्मगलिंग का काम था बांग्लादेश से। लेकिन ये जो सूडो सेकुलर हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे इनके जो इंडी गठबंधन के जो भी हैं, इन्होंने एक शब्द शाहजहां शेख के बारे में, क्योंकि उनका वोट बैंक है,
किसी ने आलोचना नहीं किया, उसका नाम तक नहीं लिया। आज 21वीं शताब्दी में भारत के लोग इस बात को समझ रहे हैं और इनको देख रहे हैं कि इन्होंने जैसे दाऊद इब्राहिम को संरक्षण दिया कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र में, वैसे टीएमसी और कांग्रेस ने उसको पूरा संरक्षण देके पश्चिम बंगाल में रखा। लेकिन आपने जो कहा संदेश खाली का संदेश, ये संदेश मेरे को लगता है हर 21वीं शताब्दी में हर युवा के पास, हर मतदाता के पास पहुंच गया है कि इनका सेकुलरिज्म, सूडो सेकुलरिज्म का एजेंडा क्या है। आपका क्या कहना है इसका? निश्चित रूप से संदेश खाली का संदेश न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर गली में गूंज रहा है। हर व्यक्ति आंदोलित है इस कुत्सित घटना से, और इसका न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि इसकी खामियाजा इंडी गठबंधन को पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। इसको इंडी गठबंधन समझ नहीं रही है। शाहजहां शेख के विरुद्ध में नहीं बोलना केवल एक मामला नहीं है, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा इस डर में। ये किस हद तक गिरेंगे? पश्चिम बंगाल में तो आपने ही बताया ना कि दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल का पहचान है, पश्चिम बंगाल को लोग दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं, शक्ति के उपासक हैं वहां के लोग। दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध, वहां रामनवमी पर जुलूस निकलने पर प्रतिबंध। सनातनी ऐसा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लोग आप पश्चिम बंगाल में जाके देखिए, कलकत्ता जाइए या अंदर जाइए और किसी सनातनी के साथ आप बात करिए तो वो ममता बनर्जी को मुमताज बानो कहता है। मुमताज बानो, वो ममता बनर्जी कहने के लिए भी पसंद नहीं करता। वो कहता है वो ममता बनर्जी नहीं है, वो मुमताज बानो है। उनका नाम ही लोग बदल दिए वहां पश्चिम बंगाल में सनातनी लोग। इस प्रकार का सनातनियों में उनके प्रति आक्रोश है। और ये इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश में, एक शाहजहां शेख नहीं, पूरे देश में अतीक के बारे में देख लीजिए, मुख्तार अंसारी के बारे में देख लीजिए। अब जहां भी मैं कहता हूं भाई माफिया है, डॉन है, लोगों का मर्डरर है, उसके ऊपर कार्रवाई होता है तो तुम चिल्लाते हो, और शेख शाहजहां के ऊपर कार्रवाई हो और वो गलत करे तो उसके बारे में बोलते नहीं हो। बल्कि शाहजहां के विरुद्ध जिन लोगों ने छापा मारने के लिए वहां पहुंचे हमारे ईडी के कर्मचारी, उनके ऊपर आक्रमण होता है, तुम उस पर भी संरक्षण देते हो। अगर कोई, और करप्शन, पश्चिम बंगाल का करप्शन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। नोटों का पहाड़ जो लोगों ने देखा है, गुलाबी नोटों का पहाड़, हरे नोटों का पहाड़, हरा पहाड़ और लाल पहाड़ लोग कहते हैं। एक काला पहाड़ हुआ था पश्चिम बंगाल में। काला पहाड़ का नाम आपने सुना होगा, जो एक मुस्लिम आक्रांता था जो हिंदुओं के मंदिर को तोड़ता था। वो बंगाल से निकल करके उड़ीसा में गया, उड़ीसा के बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। संबलपुर के पास उसकी मृत्यु हुई, उसका कब्र आज भी है। काला पहाड़, आसिला काला पहाड़ा, भांगीला लोहारा पहाड़ा करके एक उड़ीसा में कहावत है। वो काला पहाड़ की जगह बदल गया। अब काला पहाड़ के नाम की जगह लाल पहाड़ और हरा पहाड़ कहने लगे। वो लाल पहाड़ और हरा पहाड़ हो गया नोटों का, गुलाबी नोटों का, वो 2000 के नोटों का बिंडल का पहाड़ और 500 रुपए के नोटों के बिंडल का पहाड़। तो काला पहाड़ के नाम बच्चे बच्चे जानते हैं मुस्लिम आक्रांता के नाम से। उसी तरह लाल पहाड़ और हरा पहाड़ पश्चिम बंगाल में उक्ति बन गया है लोगों के जबान में कि नोटों की गड्डी किसी को देखना हो तो जाके देख लो पश्चिम बंगाल में। उनके मंत्री के गर्लफ्रेंड, मंत्री ममता बनर्जी के खासम खा दाहिना हाथ, ऐसे लोगों के पास पैसा निकल रहा है। और पैसा केवल निकल रहा है नहीं, नोट गिनने के लिए मशीन जितने बुलाए जाते हैं, मशीन खराब हो जाता है, इतना नोट। तो इस लोग देख रहे हैं इसको, लोग चुप है, लोग डर में कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि बोलने पर जो हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में, जला दिए जाते हैं, लोगों को भागना पड़ता है, हिंदुओं को भागना पड़ा था विधानसभा चुनाव के बाद। तो इससे जनता भयभीत है पर बोल नहीं रही है। पर जनता मूक रहती है, चुप रहती है, पर उसका जो अधिकार है वोट का, जब वोट करती है तो वोट का चोट बहुत गहरा होता है। जिस पश्चिम बंगाल की जनता ने लेफ्ट के आतंक से मुक्ति पाने के लिए एक सहारा के रूप में ममता बनर्जी को देखा था, उनका सारा सपना ध्वस्त हुआ है। और उससे वो पूरी तरह से हक्का बक्का है पश्चिम बंगाल का जनता। और वो जनता चाहती है कि हम जैसे लेफ्ट से मुक्ति पाए थे, इस ममता से भी मुक्ति पाना है। जिस ममता को हमने आशा भरी नजरों से देखा था, वो ममता हमारे ऊपर काल बन के टूट पड़ी है, इसलिए इस ममता को हटाना है। ये भाव है लोगों में, और उसको लोकसभा चुनाव में अभी अभी दिखेगा। और जैसे ही विधानसभा चुनाव आएगा तो ममता बनर्जी इससे भी सुपड़ा साफ हो जाएगी। इसकी कल्पना नहीं है
टीएमसी वालों को। और टीएमसी में ऐसा भगदड़ मचेगा, क्योंकि वहां जो लोग हैं ना, वो तो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, वो गुंडे और मवाली हैं वो लोग। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इनको रोकने के लिए लगी है, और सरकार इस बार पूरी तरह से, जब विधानसभा चुनाव होगा तो पश्चिम बंगाल में ममता नहीं रहेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, और लोकसभा में तो आप देखना, अगर 35 से भी ऊपर चले जाए तो आश्चर्य नहीं करेंगे। ये स्थिति है वो। हाँ, अच्छा पानीग्राही जी, मैं एक चीज बता दूं, जितने भारत के महत्वपूर्ण जो मीडिया घराना है, उन्होंने प्री पोल जो किया है, उसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों में उनका कहना है कि क्या बीजेपी मेंटेन कर पाएगी कि नहीं, 8 सीट उड़ीसा और 18 सीट बंगाल। और हम और जो आज जो एनालिसिस किए हैं, विश्लेषण किए हैं, इसको सुन के लोग आश्चर्य हो जाएंगे, लेकिन ये परिणाम में 4 तारीख को पता लग जाएगा। जो उड़ीसा में 17 से कम सीट बीजेपी को, 17 सीट मिलेगी लगभग बीजेपी को लोकसभा में, और पश्चिम बंगाल में 28, और आपका भी कहना है कि 25 से 30, और उड़ीसा में आपका एक कहना है कि क्लीन स्वीप भी हो जाए तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये भी बात सत्य है, जैसे अभी लहर चल रही है। जो मीडिया घराने के लोग जिस टाइप की बात कर रहे हैं, वो जरा देखें। उड़ीसा के बारे में मैं एक बात और आपको बता दूं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ प्रांत है। हाँ, खेत लगे हुए हैं, एक मेड़ का अंतर है। मेड़ के ऊपर उड़ीसा है और मेड़ के नीचे वो 6 इंच का मेड़ डिवाइडर है। 6 इंच के ऊपर वाले खेत 1 एकड़ में पाता है 25,000 रुपया, और 6 इंच के नीचे का किसान पाता है 1 एकड़ में 65,000 रुपया। 65,000 रुपया का धान बेचता है 1 एकड़ में छत्तीसगढ़ का किसान, जो 6 इंच नीचे है, और 6 इंच ऊपर का किसान बेचता है 25,000 में। 1 एकड़ में 25,000 और 65,000 का जो अंतर है, वो उड़ीसा की किसान देख रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर हम 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, किसानों में एक आंदोलन शुरू हो गया है। किसान एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर हम 100 से भी ऊपर सीट आ जाए विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी आ जाए, तो कोई आश्चर्य न करे। ये जो एनालिसिस वाले हैं धनीराम जी, जो मेंटेन कर पाएगी कि नहीं बोल रहे हैं, वो किसी स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। वो बिल्कुल बीजू जनता दल के जो प्रचार प्रसार विभाग, उनका जो प्रोडक्ट क्या बोलते हैं आपको, मीडिया विभाग, मीडिया मैनेजमेंट का मामला है। बीजू जनता दल जो मीडिया मैनेजमेंट करती है, उसके कारण, और सरकारी तंत्र के द्वारा सरकार जो देती है प्रचार प्रसार के लिए राशि, आप कल्पना नहीं करोगे। जैसे दिल्ली में 550 करोड़ रुपए का है प्रचार प्रसार के लिए बजट, उसी तरह बीजू जनता दल भी प्रचार प्रसार के लिए बजट देती है, उसी तरह ममता बनर्जी देती है। तो उनके एहसान तले दबे जो मीडिया के लोग हैं, वो उस प्रकार की बात करेंगे। पर अगर सच्चे दिल से उनके भी सीने में हाथ रख के वो मीडिया के लोग बोले, तो यही बोलेंगे कि उड़ीसा में क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी, और पश्चिम बंगाल में भी 30 सीट तक जाएगी भारतीय जनता पार्टी। इसको कोई नहीं नकार सकता। उनका भी मन और मस्तिष्क यही कहता है, पर वो प्रभाव है लक्ष्मी का, जिसके कारण उनको ये बोलना पड़ता है। मीडिया घरानों का दबाव है पत्रकारों के ऊपर, इसलिए कहना पड़ता है। हाँ, तो बहुत अच्छा स्थिति में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में उड़ीसा में बीजेपी रहेगी। 28 से 30 सीट लोकसभा नहीं, विधानसभा में मैं मान रहा हूं कि 78 से 80, और लोकसभा में 17 सीट लगभग बीजेपी को मिलेगी उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में लगभग 28 से 30 सीट, आपका भी वही मानना है। और निकट जो विधानसभा चुनाव आएगी, उसमें भी बीजेपी की स्थिति बंगाल में अच्छी रहेगी। तो पानीग्राही जी, धन्यवाद, आपने समय दिया, और सब दर्शकों को भी धन्यवाद।